आलम के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। वो जानता था वो इसे तकलीफ दे रहा है, इसके आंसू की वजह बन रहा है, लेकिन इसके जज्बाती फैसले पर अमल भी नहीं कर सकता था। अगर इसकी जिंदगी का कोई भरोसा होता, अगर इसकी खुशियों की जमानत लेता तो उसकी खुशी के लिए इसे छोड़ देता। अगर इसकी जिंदगी का कोई भरोसा होता, अगर कोई इसकी खुशियों की जमानत लेता तो इसकी खुशी के लिए इसे छोड़ देता। हाँ, वो इसकी खुशी के लिए अपनी मौत का सामान तैयार कर लेता। क्या वो नहीं जानता था कि इस माशरे में औरत का क्या मकाम है? एक तलाक याफ्ता औरत किस तरह से जिंदगी गुजारती है, वो सब जानता था। वो इसी माशरे का मर्द था। वो जानता था ये माशरा एक तलाक याफ्ता औरत के साथ क्या करता है। वो जानता था वो गलत है, इसने बहुत गलत किया है, लेकिन वो इसे ये नहीं बता सकता था कि वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वरना यकीनन वो यही सोचती कि आलम इस पर तरस खा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो खुद तरस खाने के मकाम पर था। वो इससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। वो जानता था कि जितनी तकलीफें वो इसे दे चुका है, इसके बाद वो नफरत के अलावा इसे कुछ भी नहीं दे सकती। लेकिन वो क्या करता? इसे तलाक देकर वो अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल भी नहीं बना सकता था। सबसे पहले तो इसके अपनों ने ही इसका जीना हराम कर देना था। जिस चाचा के दर पर जाकर बैठने वाली थी, इसकी अपनी 3 बेटियां थी। क्या जवाब देता वो मासूर शख्स दुनिया वालों को? किस किस की जुबानें बंद करता? दानेन को लगता था कि ये सब कुछ आलम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो अपनी नैन को दर दर भटकते नहीं देख सकता था। हाँ, वो इसकी नफरत में जलकर मरने को तैयार था, लेकिन इसे तलाक देकर इसकी जिंदगी को हराम करने के लिए नहीं। इसे सिर्फ एक मौका चाहिए था। वो जानता था कि दानेन इसे कोई मौका नहीं देगी, इसलिए तो इसने खुद अपने आप को मौका दे दिया था। इसने जानबूझकर सिर्फ एक माँ मांगा था। वो जानता था कि वो इसे एक माँ में और कुछ ना सही, लेकिन इसकी नफरत को हरा देगा। शायद इसके नसीब में दानेन की मोहब्बत कभी भी ना लिखी हो, लेकिन वो इसे नफरत को मारने नहीं देगा। वो अपनी ही सोचों में सीढ़ियों को देख रहा था जब सामने वाले कमरे से सनम निकली। वो जब से आया था इसे पहली बार देखा था। इसकी आंखें सुर्ख साफ रोने का पता दे रही थी। क्या बात है सनम, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? हैरियत, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। 1 हफ्ते में इसका निकाह था और यहाँ इसने रो रो कर अपनी हालत खराब कर रखी थी। आपको कोई फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं कैसी हूँ, जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ मेरे घर वाले क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ आपकी वजह से ये लोग मेरी शादी डॉक्टर जाहिद से कर रहे हैं। वो जानता था कि वो इसके लिए कैसे जज्बात रखती है, लेकिन आज खुलकर वो इसके सामने आ चुकी थी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपने जज्बात पर कंट्रोल करो। किस्मत का लिखा कोई नहीं जानता। मेरे हिस्से में दानेन है और तुम्हारे हिस्से में जाहिद। और आज के बाद ऐसी बेफजूल गुफ्तगू करने से पहले एक बात याद रखना, एक औरत को अपने जज्बात अपने शौहर तक महदूद रखने चाहिए। और एक औरत को ये काम तब जेब देता है जब वो किसी के निकाह में हो। जहां तक बात है, मैंने तुम्हारी जज्बात की कभी हौसला अफजाई नहीं की, और आज के बाद मेरे सामने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करने से पहले 1000 बार सोचना। दफा हो जाओ, आंसू बहाओ या शोर मचाओ। 1 हफ्ते में निकाह है तुम्हारा, और इसमें तुम्हारे बाबा की मर्जी शामिल है। इसके अलावा और कोई बात अहमियत नहीं रखती। माँ बाप से बेहतर औलाद के लिए और कोई फैसला नहीं कर सकता। और जहां तक बात है तुम्हारी जज्बात की, तो तुम्हारे जज्बात गलत हैं, और तुम मुझसे सवाल करने वाली कोई नहीं होती। इसका जवाब तुम सिर्फ एक औरत से मांगो, अपनी माँ से, जिसने तुम्हें ऐसे ख्वाब देखने की इजाजत दी। वो एक नजर इस पर डालता तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब चला गया था। जबकि सनम को ये लग रहा था कि वो आलम के सामने रोना धोना करेगी तो यकीनन इसकी जबरदस्ती की शादी को रोक लेगा, लेकिन यहाँ तो आलम उल्टा इसे ही सुनाकर गया था। वो ये सब के लिए आवाज उठाता था, वो सब के लिए आवाज उठाता था, इसके हक में बोलता था, लेकिन सनम के लिए बोलने के लिए इसके पास कोई अल्फाज ही न थे, बल्कि उल्टा वो इसे जवाब दे गया था। तो क्या इसका मतलब था कि 1 हफ्ते के बाद इसका निकाह डॉक्टर जाहिद से हो जाएगा? वो बेहद परेशानी से सोच रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी। मैं सिर्फ आलम से मोहब्बत करती हूँ। मैं किसी डॉक्टर साहब को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो जज्बाती हो रही थी। यकीनन वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए कदम उठाने जा रही थी। इसने कमरे में कदम रखा तो सामने ही नैन काले रंग के बेहद खूबसूरत लिबास में बालों को सुखा रही थी। इसे देखते ही चेहरा फेर गई। इसका यूं चेहरा फेरना इसे अंदर तक तड़पा गया था। तुम तैयार नहीं हुई? जल्दी करो यार, इतना टाइम कौन लगाता है? तुम्हें ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। बिना हार श्रृंगार के भी सीधे दिल में उतरती हो। वो इसके करीब आता, इसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारता, इसके माथे पर अपने लब रख चुका था। अगर तुम्हें मुझसे नफरत होती तो सिर्फ इस हरकत पर मुझे धक्का देती, और जो हरकत मैंने थोड़ी देर पहले इस कमरे से जाने से पहले की थी, इस हरकत पर थप्पड़ मारती। वो जैसे इसे उकसा रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ तुम में हिम्मत की कमी है। कोई बात नहीं, एक माह के बाद वैसे भी तुम्हें मेरी ये सारी हरकतें अपने आप ही अच्छी लगने लगेंगी। वो आंख दबाता शरारत से कहता आगे बढ़ने ही वाला था कि इसका हाथ अचानक अपने हाथों में थाम लेते वो बिना आगे पीछे देखे इसके हाथ को काट चुकी थी। जंगली बिल्ली, ये क्या हरकत है? वो अपना हाथ छुड़ाता बेहद सख्ती से बोला था, जबकि वो इसका हाथ सख्ती से अपने दांतों में दबाए अपनी तमाम तक हिम्मत इसके हाथ पर दिखा चुकी थी। दर्द की शिद्दत से आलम ने चाहा कि अपना हाथ झटके से इसे आजाद करवा ले, लेकिन यकीनन इस हरकत से इसे धक्का लगता, और वो ऐसा भी नहीं करना चाहता था। उनका जायका अपने मुंह में घुलते महसूस करते वो इसके हाथ को छोड़ चुकी थी। इसके हाथ पर जख्म का निशान देकर वो नजरें चुराए चेहरा फेर चुकी थी। अब इसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये हरकत कर चुकी है।
आलम ने अपने हाथ में मौजूद गहरा जख्म देखा और फिर मुस्कुराकर इसे देखा। इसका बदला मैं एक माँ के बाद लूंगा। वो इसके दांतों के निशान पर अपने होंठ रखता इसे शर्मिंदा कर गया था। आलम बाथरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि दानिन का सारा ध्यान इसके हाथ पर था, जहां इसके दांतों का गहरा निशान बन चुका था। नैन अपना तमाम तर गुस्सा इसके हाथ पर निकाल चुकी थी। वो जानती थी कि आलम को शदीद तकलीफ हो रही है। इसका अंदाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन अब मसला यह था कि इसके हाथ पर कांप रहे थे। इससे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने भी तो मुझे इतना मारा था, मुझे बात बात पर जलील किया। इनके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। इन्हें इससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। इसने अपने दिल को तसल्ली दी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तकलीफ पहुंचाई, तो क्या बदले में मैं भी इन्हें तकलीफ पहुंचाकर मेरी तकलीफ कम हो जाएगी? इस तरह तो मैं भी बेहस बन जाऊंगी। इनसे दूर जाने के बाद क्या मैं इनसे दूर जाने के बाद क्या मैं इन जैसा डायनासोर खुद में इंस्टॉल करके जाऊंगी? कभी नहीं। मैं इन जैसी कभी नहीं बनूंगी। मुझ में और इन मोहतरम में जमीन आसमान का फर्क है। वो तेजी से बाल बनाते हुए आलम के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। पूरी जंगली बिल्ली है। वो हाथ को ठंडे पानी के नीचे रखता है। कितनी देर से इसकी तकलीफ कम होने की कोशिश कर रहा था। इसके हाथ पे छोटे छोटे दांतों के निशान बन चुके थे। हाँ, लेकिन हाथ में इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। नैन, अगर तो इस तरह से बदला लेना चाहती है तो तुम्हारा ये अंदाज मुझे बेहद पसंद है। वो बेहद नरमी से अपने लब हाथ पर रखता मुस्कुराया था। 4 महीने से वो हवेली से नहीं निकली थी। वो इसे थोड़ी देर बाहर लेकर जाना चाहता था ताकि गांव घूम ले। वो बिल्कुल भी पहले इस गांव में नहीं आई थी। इसे यकीन था इसे गांव बहुत पसंद आएगा और यकीनन सारी सोचों से निकलकर थोड़ी देर के लिए इसका दिल भी बहल जाएगा। अपने हाथ की तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हुए वो बाहर निकला तो बस सामने ही सोफे पर बैठी थी। इसकी शक्ल देखकर आलम को हंसी आ गई थी। वो बिल्कुल इसकी सोच के मुताबिक थी। मासूम सी इसके हाथ में ट्यूब थी। आलम अच्छे से जानता था ये इसके हाथ में क्यों मौजूद है। इसके ऊपर दिखने पर आलम ने फौरन अपनी हंसी दबाकर मस्कीन सी शक्ल बनाई थी, जबकि नैन अपने हाथ में पकड़ी ट्यूब इसके सामने करते हुए बोली थी, ये लगा ले, आपको तकलीफ कम होगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे दाएं हाथ पर चोट लगी है। मतलब एक चूहिया ने काटा है। ये हाथ मेरा इतना काम का नहीं है कि मैं ढक्कन भी खोल सकूं। इस ट्यूब का तो आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगी? वो अपना हाथ इसके सामने करते हुए बोला, जबकि दानिन खुद को चूहिया कहलवाकर इसे गुस्से से घूर रही थी। अब ऐसे भी मत घूरो। अब तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो फिर से मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसका अंदाज शरारत से भरपूर था। आलम ने अपना हाथ इसके सामने फैलाया। जब दानिन ने ट्यूब का ढक्कन खोलकर इसके हाथ पर रखा। इंसान को अपनी तकलीफ का मरहम खुद बनना चाहिए। कोशिश करने हो जाएगा, वो कहकर वापस आईने की तरफ मुड़ गई थी। बड़ी बेहस हो यार, वो बदमजा हुआ था। लेकिन इसकी बात पर दानिन ने इसे देखा। इसके चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी। बेहस बस इसने ये लफ्ज दोहराया। उसकी मुस्कुराहट आलम को शर्मिंदगी की आखिरी इंतहा तक ले गई थी। ऐसे अल्फाज मुझसे ज्यादा आप पर सूट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप गाड़ी चला सकते हैं, इसलिए बाहर जाना कैंसिल कर दे। वो इसे देखकर बोली। अब वो नीचे जाने का इरादा रखती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से निकलती आलम इसका बाजू थाम चुका था। इतना भी लाचार नहीं है आलम सुल्तान शाह कि एक गाड़ी भी ना चला सके। नीचे आ जाओ, वो इसे हुक्म देता जा चुका था। ट्यूब का ढक्कन खोलते हुए जनाब की जान जा रही थी और गाड़ी चलाते हुए ना कोई तकलीफ नहीं होगी। इतने ही कोई 30 मारहान है। मुझे क्या, कौन सा मुझे दर्द होगा? वो कंधे उचकाती इसके पीछे चादर उठाकर नीचे आ गई थी। सनम किचन से निकलकर ऊपर अपने कमरे में जा रही थी। जब सीढ़ियों से उतरते हुए इसे देखा, काले रंग के लिबास में, काले रंग के सादा सी फ्रॉक में वो आसमान से उतरी हुई किसी परी से कम न लग रही थी। सनम को देखते ही इसने रास्ता छोड़ दिया। सनम घर में वाहिद इंसान थी जिसने अब तक इससे माफी नहीं मांगी थी। माफी तो नरजस बेगम ने भी नहीं मांगी थी, लेकिन जब से ये सारा वाकया हुआ था वो वहीं पर थी और इसके दौरान वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, जबकि दनिन ने सारे घर वालों की तरफ से माफी मांगी थी। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? वह इसके करीब से गुजरने ही वाली थी कि अचानक सनम ने इसका बाजू थाम लिया। इसकी पकड़ बेहद शदीद थी। जी, मैं आलम के साथ बाहर जा रही हूँ। वो अपने बाजू की जानब देखते हुए बोली। इसकी पकड़ से इसके बाजू में ठेसें उठ रही थी। बहुत खुशी हो रही है ना? आलम शाह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तुमने इसे मुझसे छीन लिया, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो मेरा ना हो सका तो होने में से तुम्हारा भी नहीं दूंगी। वो इसके बाजू को शिद्दत से झटका देते हुए बोली। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। आपका आलम शाह आपको मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक माँ के बाद वैसे भी यहाँ से चली जाऊंगी। वो एक माँ बाद मुझे छोड़ने को तैयार है और मैं अपनी जिंदगी में आलम शाह को दोबारा नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं इनको ये एक माँ दिया है। मुझे ना आलम शाह से कोई तलक रखना है और ना ही मेरे दिल में इसके लिए कोई जज्बात है। लेकिन आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ, आलम शाह जैसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब ना करें। वो बेहद इंसान है, किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। आपकी शादी होने जा रही है, अपने जज्बात को इस शख्स के लिए रखें। यकीन करें, अगर एक औरत अपने तमाम तर जज्बात अपने शोहर, अपने महरम तक महदूद रखे, इनकी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है। आप मुझसे बड़ी हैं, ये सारी बातें मुझसे बेहतर समझती होंगी। मेरा और आलम का साथ दूर तक नहीं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगी, इस शख्स के लिए खुद को बेमोल ना करें। वो मुस्कुराकर अपना हाथ छुड़वाती सीढ़ियां उतर चुकी थी। सनम को तो इसकी एक बात भी समझ नहीं आई थी। क्या मतलब था इसके 1 महीने वाली बात का? क्या 1 महीने में आलम को छोड़कर जाने वाली थी? अगर ऐसा था तो इस आलम को हासिल करने के लिए एक मौका था जिसे वो गवा नहीं सकती थी। लेकिन 1 हफ्ते में इसका निकाह था, इसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसने अपनी जिंदगी के हमसफर की सूरत में डॉक्टर जाहिर नहीं बल्कि आलम सुल्तान शाह चाहिए था। आलम इसके सामने था, इसकी जिंदगी का हर पहलू इसके सामने था। वो कैसे कह सकती थी कि आलम किसी की मोहब्बत के लायक नहीं है? दानिन यूसुफ, तुमने आलम शाह को समझा ही नहीं। वो अपने एक एक रिश्ते को ता क़यामत निभाने वालों में से है। वरना फिर सर हिलाती ऊपर जा चुकी थी। इसने फैसला कर लिया था किसे क्या करना है।
इसने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर कदम रखा। दरवाजे के ऊपर बंदा पानी का जग इसके सर पर लगा था। इससे पहले तो हैरानगी से दरवाजे को देखा और फिर जमीन पर पड़े हुए जग को, और फिर एक नजर इसे अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो सर से पैर तक भीग चुका था और अब इसने बुरी नजर कमरे में दोहराई। अगर वो यहाँ सामने होती तो यकीनन इस शरारत के बाद तो हरगिज न बचती। लाली, वो ऊंची आवाज में चिल्लाया और तेजी से खिड़की की जानिब बढ़ा। जबकि लाली पर्दे से निकलती पूरी स्पीड के साथ कमरे से बाहर की जानिब दौड़ लगाने ही लगी थी, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि शेर इसे पकड़ चुका था। क्या मसला है, जाने क्यों नहीं दे रहे मुझे? वो अनजान बनकर पूछने लगी थी। क्या की बच्ची, ये क्या हाल किया है मेरा? वो सख्त लहजे में गोया हुआ। क्या क्या कि नहीं, सिकंदर शाह की बच्ची हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको खुद ही दरवाजा खोलने की तमीज नहीं है। बंद दरवाजा है, कुछ भी हो सकता है। आपको एहतियात करनी चाहिए। ये क्या हुआ, दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए? खुद भी तो थोड़ी एहतियात किया करने ना, और अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दरवाजा तो बेचारा बेजान होता है, इसे क्या पता कि मिस्टर शेरजाद शाह अंदर आ रहे हैं। वो इसे देखते हुए बेहद मासूम बनी हुई थी। क्या मसला है लाली? घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुम मस्ती कर रही हो। हम बरेरा को जेल से निकलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, वो परेशानी से बोला था। लाली, मैं तुम्हें बरेरा के बारे में सब कुछ इसलिए तो नहीं बताना चाहता था कि तुम बेहस हो जाओ। इसके मुंह बनाने पर वो जरा सख्त लहजे में गोया हुआ था। बात बेहस होने की नहीं है शेर, बात सही और गलत की है। आलम शाह कोई बच्चा नहीं है, इसने सबूत दिए हैं। बरेरा भाभी कैसी है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आलम शाह यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा देंगे, जरूर इनके पास सबूत होगा। और एक और बात, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बरेरा की टेंशन लेकर बैठ जाऊं तो कम से कम मुझसे ऐसा नहीं होगा। और अगर आपने मुझे जबरदस्ती मुंह बनाकर बैठने पर मजबूर किया तो याद रखें, मैं भी अच्छी वाली बीवी बन जाऊंगी। फिर आपको ही पतिव्रता पत्नी पसंद नहीं आएगी। वो इसे देखते हुए मुंह बना गई थी, जबकि इसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दिया था। इंडियन ड्रामा कम कम देखा करो, वो मुफ्त मशवरा देने लगा था। हाँ, ड्रामे देखना छोड़ दूं, नावल पर पढ़ना छोड़ दूं और बरेरा बीबी की टेंशन लेकर अपने सर पर सवार कर लूं। वो भी मुकम्मल लड़ाई के मूड में आ चुकी थी। लाली, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता घर में क्या चल रहा है? वो इसे थाम कर अपने करीब करते हुए पूछने लगा। फर्क पड़ता है शेर, मेरे माँ बाप परेशान है, मेरा भाई परेशान है, आप परेशान है, लेकिन आपके परेशान होने से मसले का कोई हल नहीं निकल आएगा। और सच तो यह है कि मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहती। आप हंसते नहीं है तो मेरा सारा दिन बहुत खराब गुजरता है। वो उसके सीने पर सर रखकर बहुत लाड से बोली थी, जबकि जब आप मुस्कुराते हैं तब मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुस्कुरा रही हो। इसीलिए आप ये मुंह बनाकर ना रहा करें, पूरे सुकूटा जिन लगते हैं। वो मजाक में इसके साथ लगी अपनी ही बातें किए जा रही थी, जबकि वो जानती भी नहीं थी कि ये बातें शेर के दिल के सारे तार छेड़ चुकी हैं। अच्छा चले, अब बहुत हो गया, बाद में एमी सर पर चढ़ कर जाएंगे। वो इससे दूर होते हुए बोली, जब अगले ही लम्हे शेर ने इसे खींचकर अपने मजीद करीब कर लिया था। अब तो मैं सर पर चढ़ चुका हूँ, वो बेहद शरारत से कहता, इसकी कमर के गिर्द बाजू का घेरा बनाकर इसे अपने बिल्कुल करीब कर चुका था। आप जाकर पहले कपड़े चेंज करें, सारे भीगे हुए हैं। वो इसे जरा फासला बनाते हुए बोली थी। अब इस सब कुछ ब्रेक के बाद वो इसे अपने करीब करता अगले ही लम्हे सारे फासले तय कर चुका था, जबकि इस कमरे में लाली की हंसी की खनखनाहट गूंजने लगी थी। कोई हल निकला? जियाद ने कमरे में कदम रखा तो पासिब, जो हादी को अपने सीने से लगाए सुलाने की कोशिश कर रही थी, इससे पूछने लगी। नहीं, इन लोगों के पास सबूत है जो वो अदालत में पेश करने वाले हैं। इनका कहना है कि बरेरा किसी को पैसे भेज रही थी और बरेरा के अकाउंट डिटेल्स के मुताबिक इसने किसी को 15 करोड़ रुपए भेजे हैं। और सही बात है, इतनी बड़ी रकम किसी आम चीज के लिए तो नहीं हो सकती। वो बेड पर लेटते हुए बोला, आज के दिन ने इसे अच्छा खासा थका दिया था। मतलब कि आपको लगता है कि वो ऐसा करवा सकती हैं? नहीं यार, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती। इन्हें भला रोहान को मारकर क्या हासिल होगा? वो तो घर से कभी नहीं निकलती और तुम बरेरा को नहीं जानती। बस ये सारी बातें रहने दो। वो क्या है क्या नहीं, मैं इसे समझता हूँ। वो इसका हाथ थामते हुए अपने सर पर रख चुका था। इसे इस वक्त सचमुच में पाजिब की जरूरत थी। इसका सर दर्द से पड़ा जा रहा था। आज जो चीजें इसके सामने आई थी, इसे बहुत ही शक में मुब्तला हो चुका था। वो जानता था कि बरेरा पसंद नहीं करती रोहान को, तो क्या इस घर में किसी को भी पसंद नहीं करती? वो बरेरा के मामले में और बरेरा के मुतालबे भी कुछ ऐसे ही थे। बरेरा अगर पासिब की जात पर इल्जाम लगा सकती थी, इसके दोस्त को मौत के मुंह तक पहुंचा सकती थी, हादी को मारने की कोशिश कर सकती थी, तो रोहान इसके सामने क्या था? अगर वो औरत अपने बच्चे की जान ले सकती है तो एक गैर की क्यों नहीं? लेकिन क्या वजह हो सकती है? क्या मुझे आलम से रब्ता करना चाहिए? फासिब की उंगली अपने सर पर महसूस करते वो सुकून से आंखें मौन चुका था, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। पर वो रोहान की मौत को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी पुलिस अब तक कत्ल तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि आलम पहुंच चुका था और तो और कामयाब हो गया था। बरेरा पर एक और केस भी चला था। इसने किसी बेगुनाह लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया था कि गलत आइडेंटिटी दी थी, आलम को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आलम इससे कब मिला? जब वो लोग यहाँ पर नहीं थे शायद तब। इसके सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ आलम ही दे सकता था। इसने कुछ सोचते हुए जरा सी आंखें खोली तो पासिब को खुद को देखते हुए पाया। इसके लब मसलसल हिल रहे थे। वो समझकर मुस्कुराया था, जबकि वो आहिस्ता से इसके चेहरे पर फूंक मारती इसके मुस्कुराने पर मुस्कुरा दी थी। नजर उतार रही थी मेरी बीवी या कोई अलग ही वजीफा है? वो शरारत से कहता इसका चेहरा अपने करीब कर चुका था। कुछ नहीं, बस अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि आप पर कोई मुसीबत ना आए और आपकी हर परेशानी हल हो जाए। केस की फिक्र ना करें, बरेरा बेगम का भी मसला हल हो जाएगा। वो जल्द ही
जेल से छूट जाएंगी। वो बेहद प्यार से बता रही थी, तुम बस दुआएं मांगते रहना। यहाँ मैं खुश हो रहा हूँ जान छूटे पर, कम से कम अब तुम्हारा यहाँ मैं खुश हो रहा हूँ जान छूटने पर, कम से कम अब हमारे रोमांस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। वो एक लम्हे में से खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या सोच, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा। यहाँ मैं यहाँ सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बेचारी बरेरा बेगम वहाँ किस हाल में होंगी। और मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हें क्या लगता है मैं बरेरा को वहाँ जेल में छोड़ दूंगा? मेरा बेशक इससे कोई दिली रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे निकाह में है, मेरे चाचा की बेटी है। मैं अपने चाचा की रूह को कभी तकलीफ नहीं दे सकता, और तुमको भी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मामला मेरा है, मैं हल कर लूंगा। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। वो इसे समझाते हुए बोला था, और मुझे क्या करना चाहिए? वो उसे देखते हुए पूछने लगी थी। मेरे सुकून का सामान बनना चाहिए। वो इसके लब्बों पर झुकने ही लगा था कि अचानक ही पासिब ने इसके लब्बों पर अपना हाथ रख दिया। बस यार, हादी चाक जाएगा। वो हादी की तरफ इशारा करते हुए बोली तो जियान ने एक नजर घूर कर इसे देखा था। इस हादी के बच्चे का तो हाल मैं निकालता हूँ। वो उठकर खड़ा होते हुए इसे अपनी बाहों में उठाए लेकर जाने लगा था। यार क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? वो इसके पीछे पीछे ही आई थी, जबकि जनाब को इनके दादा के पास छोड़ने जा रहा हूँ। वैसे भी तो पोता इन जनाब को ही चाहिए था, तो एक रात के लिए दादा दादी के पास रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आंख दबाता कमरे से बाहर निकल गया था, और लेकिन जाते जाते मुड़ा, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अगर सोने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कुछ बातें करनी है मैंने तुमसे, वो धमकाते हुए बोला, जबकि पास जब अपना सर पकड़ कर रह गई थी। अभी वो सियार के साथ मस्ती करने के बारे में सोच ही रही थी कि सियार कमरे में फिर से हाजिर हो गया था। अरे आप इंसान हैं कि बोतल के जिन? अभी तो गए थे। इसके अचानक आने पर वो जल्दी से बोली थी, तुम जो भी कह लो डार्लिंग, वैसे तो मेरी बेताबी भी कह सकती हो। देखो तुम्हारे पास आने को इतना बेताब था कि सीढ़ी पर ही पाकीज़ा चाची नजर आई। बेचारी कमरे में अकेली थी। हादी को ले जाते देखा तो कहने लगी कि आज मुझे दे दो, क्योंकि सफदर चाचू तो आज घर पर नहीं है। वो शहर बरेरा के इसके सिलसिले में है। वो इसे अपनी बाहों में उठाता बेड पर रखते हुए बोला था, क्या बात करनी है आपने मुझसे? वो पूछने लगी। जब जियाद ने इसके लबों पर हाथ रखा, सब बाद में इसकी आंखों को बोसा देते वो पूरी तरह से कैद कर चुका था, जबकि इसके हिसार में वो हमेशा से बेबस थी। मैं तुम्हें अपने साथ कुछ लोगों से मिलवाने के लिए लाया हूँ। हमारे गांव में एक माई है, मैं इनसे अक्सर मिलने जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ वक्त गुजारना। मैं चाहता हूँ तुम भी इनसे मिलो। वह गाड़ी चलाते हुए से बता रहा था। नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। नैन यार कोई बात करो, मैं तुम्हारे साथ ये सफर बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, और तुम यूं खामोश हो जैसे अपने लबों से कोई लफ्ज़ ही अदा नहीं करोगी। ऐसे तो नहीं चल सकता ना मेरी जान, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर मैं यूं खामोशी से नहीं कर सकता। वो एक नजर से देखते हुए बोला था, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसके कुछ देर ना बोलने पर इसने फिर से महातब किया था, किससे मिलने जा रहे हैं हम? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली थी। वो नोट कर रहा था, वो इसकी सोच से ज्यादा नॉर्मल हो रही है। सुबह तक वो इससे बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन आलम की सख्ती करने पर और फिर जबरदस्ती मौका हासिल करने के बाद वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। अगर तो वो इसे मौका दे रही थी तो ये बहुत अच्छी बात थी। आलम को लगा था कि वह समझाने में से वक्त लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ काफी आसान लग रहा था। लगता था वो ये सब कुछ कबूल कर रही है। अगर तो वो ये सब कुछ कबूल कर रही थी तो बहुत अच्छा था। अब इसके पूछने पर आलम जरा सा मुस्कुराया और फिर इनकी माई के बारे में बताने लगा। यहाँ हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत है, वो हाथ देखती हैं, किस्मतें बताती हैं। पहले तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मैं अपना हाथ दिखाऊंगा। इसके बाद एक और खूबसूरत जगह है, एक नदी है हमारे गांव में, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव के किस्से मशहूर हैं कि वहां चुड़ैलें रहती हैं और खूबसूरत लड़कियों पर आशिक भी हो जाती हैं। तो मैं तो अपनी बीवी पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। और फिर गांव घुमाने में तुम्हें किसी और दिन लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है और हमें बड़ी पहाड़ी की तरफ जाना है। तुम्हें मैं वहां के रात का मंजर दिखाऊंगा। खामोशी सुकून वहां हर चीज है। मुझे इस गांव में सबसे ज्यादा वही जगह प्यारी लगती है। वहां पर जो सुकून है वो कहीं पर भी नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें वो जगह बेहद पसंद आएगी। वो एक हाथ से ड्राइव करता इसे बता रहा था। लेकिन वहां लेकर जाने का क्या फायदा होगा? आप मुझे यहाँ के लोगों से मिलवाएं, दानिया ने इसे देखते हुए बोली थी। तुम्हें यहाँ के लोगों से मिलवाने का भला मुझे क्या फायदा होगा? आलम इसे मजीद बोलने पर उकसा रहा था। आप अपने आप को अच्छा जाहिर करना चाहते हैं ना? मुझे ये कि आप बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं, हर कोई आपकी तारीफ करता है, आपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया होगा, गांव वालों पर बहुत सारे एहसानात किए होंगे, और मुझे देखते ही वो सब लोग आपकी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे और फिर मुझे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं आपको छोड़ने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। कुछ ऐसी ही प्लानिंग की होगी आपने मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए। तो फिर वो सारे ड्रामे करे ना, ये पहाड़ी पर लेकर जाना, कभी माई से मिलवाना, फिर किसी नदी में चुड़ैलों के पास लेकर जाना। मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको वो करें जो आपको करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि मैं आपकी हकीकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। आपको सर से लेकर पैर तक समझ चुकी हूँ। इन 4 माह में आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अच्छा बनने के ड्रामे मत कीजिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, जैसे हैं वैसा ही अपने आप को जाहिर करें मेरे सामने। खुद को हमदर्द या नेक साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
आप कितने अच्छे हैं बहुत अच्छे तरीके से जान गई हूँ मैं। इन 4 महीनों में वो बेहद आहिस्ता आवाज में बिल्कुल तहम्मुल से बात कर रही थी। नैन, मैं तुम्हारे सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश क्यों करूंगा, और वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि तुम मेरी नेचर को जैसे समझ चुकी हो। तुम जानती हो मुझे क्या करना है क्या नहीं, कौन सी चीज मुझे गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज मुझे बुरी लगती है। तुम्हें एक एक बात पता है। तुम्हारा दावा है कि इन 4 महीनों में तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हो, तो मुझे भी तुम्हारे सामने खुद को फरिश्ता साबित करने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें जिस औरत से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ वो एक बुरी औरत है, बहुत अच्छी है, हाथ वगैरह देखती हैं, इनसे मिलकर अच्छा महसूस करोगी, सिर्फ इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि मैं तुम्हें नदी पर नहीं लेकर जा रहा, वहां फिर किसी दिन तुम वहां फिर किसी दिन लेकर जाऊंगा। आज मैं तुम्हें पहाड़ी पर लेकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ के लोगों से अपनी गवाही नहीं दिलवाऊंगा, और ना ही मैंने किसी को यहाँ पैसे दे रखे हैं अपनी तारीफों के लिए, जो तुम्हारे सामने मुझे अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है खुद को फरिश्ता बनाकर तुम्हारे सामने पेश करने की। तुम्हें सारी जिंदगी इसी आलम शाह के साथ गुजारनी है, जिसके साथ पिछले 4 महीने गुजारे हैं। जिस तहम्मुल से दानिश ने बात की थी, बिल्कुल इसी अंदाज में आलम ने भी ठंडा सा जवाब दिया था। सारी जिंदगी नहीं, सिर्फ 1 महीना। अपने अल्फाज की दुरुस्ती अभी से करना शुरू कर दीजिए, और किसी गलतफहमी का शिकार मत रहें। मैं खामोशी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बाद में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहती। आपने मुझसे 1 महीना मांगा, मैं आपको दे चुकी हूँ, और इस 1 महीने के बाद आप जब हार जाएंगे, इसके बाद आप खामोशी से मेरी डिमांड को पूरा करेंगे और फिर जिंदगी में कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने आने वाली जिंदगी में आपका नामो निशान नहीं चाहती। अगर आप मेरी खामोशी को अपने अल्फाज में कोई मतलब निकाल रहे हैं तो कसूर आपके दिमाग का है। मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद रखकर आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और मैं सिर्फ ये 1 महीना गुजार रही हूँ क्योंकि मैं अपने आने वाली जिंदगी पर आलम सुल्तान शाह का काला साया नहीं चाहती। तो बेहतर होगा कि आप अपने दिमाग से सो कोड अच्छे की उम्मीद निकाल दें, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। वह बेहद सख्ती से कहती मुंह फेर गई थी, जबकि इस जबकि इसके अल्फाज के जबकि इस बार इसके अल्फाज ने आलम को गुस्सा दिला दिया था। वो एक झटके से गाड़ी रोकता इसका बाजू थामकर इसे अपनी जानिब खींच चुका था। मसला क्या है तुम्हारे साथ, किस चीज की अकड़ दिखा रही हो? अगर मैं नन्मी से बात कर रहा हूँ, प्यार से पेश आ रहा हूँ, तो बिल्कुल ही सर पर चढ़ती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि आलम शाह तुमसे भीख मांगेगा, तुम्हारे सामने झुककर अपनी मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, तड़पेगा? नहीं दानिश, आलम शाह को जो चाहता है इसे हासिल करता है। किसी से कुछ मांगना आलम शाह के असूलों के खिलाफ है। अगर तुमसे 1 महीना मांगा है, बल्कि लिया है, तो खुद से ज्यादा तुम्हें वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन है इस 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। आज तो मुझे बार बार छोड़ने की दूर जाने की बात करती हो। एक माह के बाद यह सोच भी तुम्हारी रूह को झंझोड़ कर रख देगी। पर यह आलम सुल्तान शाह की अना नहीं, बल्कि इसकी मोहब्बत है। खुद को मुझसे दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे मोहब्बत करने के लिए तैयार करो नैन बीबी, क्योंकि आलम सुल्तान शाह नफरत जितनी शिद्दत से करता है, मोहब्बत भी इतनी शिद्दत से ही निभाएगा। मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, मैं गलतफहमी का शिकार था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, तुम्हारे साथ पर गंदे इल्जामात लगाए, अपने लफ्जों की तीर से तुम्हारी रूह को घायल किया। हाँ, मैं हूँ कसूरवार, हुई है मुझसे गलतियां। मैं एक एक गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ, अपने एक एक लफ्ज का अजाला करूंगा। दानिन, एक माफी तुम दो, तुम्हें सारी जिंदगी की खुशियां मैं दूंगा। शहजादी बनाकर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया था, मलका बनाकर रखूंगा। मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफी मांगता हूँ। क्या तुम मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकती? इसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो भूल चुका था कि वो इस गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा है। वो पूरी तरह से इसे अपनी नजरों के हिसार में कैद किए हुए था। दानिन बस इसका चेहरा देख रही थी। इसका माफी मांगना, खुले लफ्जों में इजहार मोहब्बत करना, अपनी गलती को कबूल करना, ये सब कुछ तो वो जानती थी, लेकिन क्या वो इसे माफ कर सकती थी? आलम का ही सवाल इसने अपने दिल से पूछा था। नहीं, इसके हाथ लम्हे में खुद से दूर करती वो एक लफ्जी जवाब देती, चेहरा फेर गई थी। क्यों माफ नहीं कर सकती? वजह बताओ। सबको माफ कर दिया तुमने, सिर्फ मुझे ही सजा क्यों? हर कोई तुम्हारी नजरों में माफी का हकदार है, तो आलम सुल्तान शाह क्यों नहीं? जबकि सबका कसूर एक जितना है, सबकी एक गलती एक जितनी है, तो सजा सिर्फ मुझे क्यों? जवाब दो। तुम्हारी नजरों में गुनहगार सिर्फ आलम सुल्तान शाह है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी नफरत नैन, मैं पागल हो जाऊंगा। कितनी आसानी से सबको माफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी नफरत का हकदार सिर्फ आलम सुल्तान शाह क्यों है? क्यों तुम बस मेरी एक गलती पर मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती? तुम्हारे गुनहगार सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, तो सजा सिर्फ मुझे क्यों? वो इसका बाजू था, मैं इसे अपने बिल्कुल करीब किए इसे जवाब चाहता था। मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ आलम सुल्तान शाह साहब। बार बार एक ही जवाब मांगकर आप या तो मेरी बेहसी देखना चाहते हैं या अपना जब्त आजमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, मुझे आपसे नफरत है। आपके वजूद से मुझे घिन आती है। जिस दिन से आपने मुझे छुआ है, मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कोई मेरी जात पर क्या इल्जाम लगाता है, मुझे कोई कितना नापाक करता है। हाँ, मगर इस बात से पता है कि मैं अपने शोहर की नजरों में कितनी मोतबर हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला शख्स मेरे किरदार की गवाही दे।
जो मेरी आंखों में देखकर मेरी पाकीज़गी, मेरी पाक दामनी की मिसाल दे। आलम सुल्तान शाह साहब, मेरा शुमार इन लड़कियों में होता है जो अपने आप को शौहर की अमानत समझकर दुनिया के हर फर्द, हर जुर्म से बचा कर रखती हैं खुद को, जिसके लिए इसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला मर्द ही सब कुछ है। आलम सुल्तान शाह साहब, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनको मोहब्बत चाहिए होती है। आप अपनी मोहब्बत रखें अपने पास। मुझे अपने शौहर से इज़्ज़त की उम्मीद थी जो आप दे नहीं सके, तो भला वो और मुझे क्या ही दे सकते हैं। वो रोना नहीं चाहती थी, इसके आंसू इसे कमज़ोर करते थे। वो खुद पर ज़ब्त करती, फिर से बोली, मोहब्बत के दावे दीवानगी की मिसालें। मुझे नहीं है ज़रूरत आपकी मोहब्बत की, अपनी दीवानगी, अपना जुनून, आपका इश्क, ये खुशियों के दिखावे रखें अपने पास। नहीं चाहिए मुझे आपकी दी हुई बीक की खुशियाँ, नहीं चाहिए मुझे आपकी मोहब्बत की चाशनी में डूबे अल्फाज। और कुछ ना करते आप इतना लिहाज तो कर जाते कि हवेली में आने वाली लड़की आपके निकाह में आई है, इसकी इज्जत आपकी इज्जत है, इसकी रसवाई आपकी रसवाई है। और कुछ ना करते आप इतना लिहाज तो कर जाते कि हवेली में आने वाली लड़की आपके निकाह में आई है, इसकी इज्जत आपकी इज्जत है, इसकी रसवाई आपकी रसवाई है। इसके गले में आंसू का गोला फंसने लगा था। आप दिन रात मुझे मारते, कोरों की बरसात करते, मेरी साथ को ना उछालते, मेरी रूह को घायल ना करते, तो आज मैं आपको आपके कदमों में पड़ी मिलती, आपके सारे जुल्मों सितम सह कर आपको अपना सब कुछ मान लेती। हाँ, मैं भूल जाती कि आप मुझे अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में अपने साथ ही इस हवेली में ले आए थे। मेरे लिए यही सबसे इज्जत की बात होती कि मैं आपके निकाह में हूँ, आप मेरे शौहर हैं, मेरी जात पर आपका हक है, लेकिन आपने तो तोड़ कर रख दिया। आपने मुझे तवाइफ से भी गंदी। मत दोहराओ ये लफ्ज़ बार बार मेरे सामने। नैन, अल्लाह का वास्ता है, मुझसे गलती हुई है, माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहगार हूँ। ये सब कुछ कहकर बार बार मुझे अजियत से दो चार मत करो। वो तड़प रहा था। अजियत? कौन सी अजियत? ये तो आप ही के अल्फाज हैं, आपने ही तो अदा किए थे। अरे आपने तो अपने अदा किए हुए एक लफ्ज़ पर तड़प रहे हैं। आपने तो और भी बहुत कुछ कहा था मुझे, कितने मर्दों के साथ रात गुजारी है तुमने। इसके तड़पने पर इसे सुकून मिला था। वो भी ऐसी ही तड़पती थी जब इसने अपनी जात पर इल्जामात बर्दाश्त किए थे। वो भी इसी अजियत से गुजरी थी। और जो लोग कहते हैं कि मर्द हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, गलत कहते हैं। मर्द अपनी पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। जब बात अपनी औरत पर आती है तब गैरत कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। गैरत तो कत्ल को भी वाजिब करार देती है, लेकिन कोई इंसान अपना ही कत्ल कैसे करे। इसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। आलम ने इसे लम्हे में खुद से दूर किया। वो गाड़ी से निकलता गाड़ी का दरवाजा पूरी शिद्दत से बंद कर चुका था। वो मुसलसल रो रही थी, इसके आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। वो जानती थी कि आलम ये सब कुछ सुनकर अब किस हाल में होगा। इसे अफसोस नहीं था, इसने जो भी कहा था इसका एक एक लफ्ज सच्चा था। किस मुंह से माफी मांग रहा था, किस मुंह से इसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत का कह रहा था। दानिन को तो ये लगा था कि शायद अब आलम इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, इसे नजरें में लाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अजीब ढीठ आदमी था, इसकी जात को तबाह करके अब वो इसे माफी की नहीं बल्कि इसके साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद कर रहा था। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, किसी को हर्ट करना इसके असूलों में शामिल नहीं था। किसी को तकलीफ पहुंचाकर वो खुद तड़प उठती थी, लेकिन आज इसे अफसोस नहीं था। इसे कोई अफसोस नहीं था इस बात का आलम इसकी वजह से तड़प रहा है, इसकी वजह से वो तकलीफ का शिकार है। वो आराम से गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर इसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। गाड़ी एक कच्ची सड़क पर खड़ी थी। दाएं बाएं दोनों तरफ दूर दूर तक फसलें फैली हुई थी। दूर अंधेरे में रोशनी के छोटे छोटे दीप नजर आ रहे थे। शायद गाँव के आबाद घरों में इस वक्त सुकून से सोने का वक्त था। इसने आलम को सुकून तबाह कर दिया था। इसने आगे पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक आलम इसे कहीं भी नजर नहीं आया था। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। पता नहीं वो किस तरफ निकल गया था, इसे बीच सड़क पर तनहा छोड़कर। इसका दिल चाहा कि वो गाड़ी से निकलकर एक नजर ही सही मगर इसे देख ले, लेकिन फिर सोचा ना जाने वो इस सब का क्या मतलब निकाले। इस पर वो ये जाहिर हरगिज नहीं करने देना चाहती थी कि वो इसकी परवाह करती है, बल्कि इसे एक महीने में वो इसे ये साबित करने वाली थी कि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक महीने में अपनी भरपूर नफरत का इजहार करके इसके दिल से इसकी मोहब्बत को नोच लेना चाहती थी, लेकिन इसके सामने खुद को बहादुर जाहिर करते ये भूल गई थी कि वो कमजोर सी लड़की है और अब इसे गुब अंधेरे में अकेले बेहद खौफ महसूस हो रहा था। इसके अल्फाज ने इसे अंदर तक घायल कर दिया था। इसके अंदर हिम्मत नहीं थी माफी मांगने की। वो इसका नाम कितने मर्दों के साथ जोड़ चुका था। इसे तवाइफ से भी गुरा हुआ कहकर इसने नैन को नहीं बल्कि अपने आप को बेलबास किया था। क्या वो माफी के लायक था? इसके दिल ने इसे सवाल कर रहा था। इसका दिल भी यही गवाही देता था कि वो माफी के लायक नहीं है। इसने अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद किया था, अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गरोंदा उजाड़ दिया था। इसने अपने हाथों से खुद को लूटा था। वो कितनी ही देर गाड़ी से काफी ज्यादा फासले पर खड़ा खुद से जंग लड़ रहा था। इसके हाथ में दबा सिगरेट मसलसल धुएं का रूप इख्तियार कर रहा था। वो बार बार अपना हाथ से मुक्के बनाते पूरी शिद्दत से पत्थर पर मार रहा था। फिर इसे एहसास हुआ कि यहाँ रुके काफी वक्त हो चुका है। नैन गाड़ी में अकेली होगी। वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, बल्कि वो इसे छोड़ ही नहीं सकता था। वो इसकी मोहब्बत थी, जुनून, दीवानगी, इश्क, कितने छोटे लफ्ज़ महसूस होते थे इसके एहसास के सामने। वो तेजी से वापस गाड़ी की जानिब बढ़ा। जब ध्यान अपने हाथ पर गया था, इसके हाथ पर अच्छा खासा जख्म बन चुका था। गुस्से में अपने आप को तकलीफ पहुंचाना इसके लिए एक आदत बन चुकी थी। जब से नैन इसकी जिंदगी में शामिल हुई थी, खुद को ऐसी कितनी ही चोटें दे चुका था। जब जब इसने अपनी मोहब्बत पर हाथ उठाया था, इसने अपने आप को भी सजा दी थी, क्योंकि नैन से मोहब्बत को तो वो अपनी गलती तस्लीम करता था। इसने अपने कंधे पर रखी हुई चादर का बड़ा सा टुकड़ा फाड़ कर अपने हाथ पर लपेटा और इस अंदाज में लपेटा कि इसके जख्म का जरा सा भी
भी अंदाजा नैन को ना हो। वो गाड़ी में आकर बैठा, वो महसूस कर चुका था कि वो डरी हुई है। इसकी आंखों की सुर्खी देखकर नैन रुख फेर गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब आलम का ये अंदाज इसे खौफजदा कर रहा था। डर तो नहीं लगा, वो बेहद नरमी से पूछने लगा था। इसने हाँ में सर हिलाया। इरादा इसे एहसास दिलाने का था कि वो इसे बीच सड़क पर आधी रात को छोड़कर कैसे चला गया था। कोई बात नहीं जान, अब तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। अब तुम गांव की सड़कों से वाकिफ नहीं हो ना, ये बिल्कुल भी खतरनाक जगह नहीं है। मेरे ख्याल में हम दोनों को ना यहाँ रोज शाम को वॉक के लिए आना चाहिए। वैसे भी काफी रोमांटिक लगता है और मैं काफी रोमांटिक इंसान हूँ। खैर ये बातें तो 1 महीने के बाद हम करेंगे, अभी तो तुम्हें इसे 1 माह में मुझसे मोहब्बत होनी है। वो बेहद दिलकशी से मुस्कुराता इसे हैरान कर गया था। इसने हैरानगी से इसके चेहरे की जानिब देखा, जबकि वो आंख दबाता अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखे हुए था। नैन नफी में सर हिलाते अपना चेहरा फेर चुकी थी। ये डीट नहीं, महाडीट इंसान था। नैन पर जैसे इंकशाफ हुआ था, जबकि आलम इसकी हैरानगी पर कंधे उचका गया था। थोड़ी देर दादाजान के पास रुककर अब वो कमरे में आया तो नैन गहरी नींद सो रही थी। इसका सोफे पर सोना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो भी तब जब हर तरह के फासले मिट चुके थे। इस रात जो कुछ भी हुआ था वो आलम ने सिर्फ और सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए किया था, और अब वो इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। ये सच था, जब तक वो अपने दिल से राजी ना हो वो इसे फोर्स नहीं करने वाला था। लेकिन यूं सोफे पर सोकर वो अपनी नींद खराब कर रही थी। आलम आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आया और इसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में भरकर बेड की तरफ लाया। इसने बहुत एहतियात से इसे समेटा हुआ था ताकि इसकी नींद ना खुले। वो आहिस्ता से इसे बेड पर रखता इस पर कमल ठीक करने लगा, जब बेसाख्ता ही नजरें इसके नाक में मौजूद छोटी सी नथली पर रुक सी गई थी। इसका दिल इस नथली को छूने के लिए मचल उठा था। वो इसके चेहरे पर चुका, लेकिन फिर ये सोच के कि इसकी नींद खराब हो जाएगी, इसकी नाक को अपनी नाक से टच करता गैर महसूस अंदाज में इसके लबों को अपने लबों से छूता पीछे हट गया था। इस पर कमल ठीक करते हुए इसके पैरों को कमल से लपेटने लगा तो ध्यान इसके सुर्ख और सफेद पैर पर जलने के निशान पर गया था। इसका पैर जला हुआ था, जख्म बिल्कुल ताजा था। यकीनन या तो ये चोट आज लगी थी या फिर कल। कितना बेखबर था वो इससे। खुद से नफरत सी होने लगी थी। अपनी ही मोहब्बत को कितनी तकलीफों से दो चार किया था इसने। तो जल्दी से फर्स्ट बॉक्स से इसके लिए ट्यूब निकाल कर लाया और बेहद एहतियात से इसके पैर की मसाज करने लगा। कोई इस वक्त अगर आलम सुल्तान शाह को देखता तो कभी यकीन न करता वो किसी के पैरों पर यूं झुक सकता है, लेकिन इस वक्त इसकी मोहब्बत तकलीफ में थी। वो अपना गुरूर, अपना स्टैंडर्ड, अपना एटीट्यूड, हर चीज बुलाकर सिर्फ और सिर्फ इसे इस तकलीफ से निजात दिलाना चाहता था। इसने बेहद नरमी से ये काम किया था ताकि इसे जरा भी तकलीफ ना हो और ना ही इसकी नींद खराब हो। ऐसा ही हुआ था, शायद वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए अपने पैर पर होती हरकत को महसूस न कर पाई थी। इसे मुकम्मल सर्दी से बचाकर वो इसके साथ ही बेड पर लेट गया। इसने दूसरी तरफ करवट लेकर इस हसीन वजूद के एहसास से निजाहत चाही थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसका दिल इसकी कुर्बत के लिए मचलने लगा था। वो एक दफा फिर इसकी तरफ करवट लेकर इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसे देखने लगा। लाइट बल्ब की रोशनी में इसकी नाक की छोटी सी नद खूब चमक रही थी। वो खूबसूरत थी, बेहद हसीन थी, लेकिन इसके नाम की नथ ने इसके चेहरे को अलग ही रौनक बख्शी थी। इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने दिल और दिमाग में महफूज करता आहिस्ता से आंखें बंद कर गया था। आपकी बेगम पर एक और केस चल निकला है। आपकी बेगम ने ऑन ड्यूटी एक अफसर को रिश्वत देने की कोशिश की है। हम इन पर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया। एक तो इतने सबूतों और गवाहों के बावजूद वो अपना जुर्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम लीगल एक्शन लेंगे, इन्हें रिमांड रूम में रखा जाएगा ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। कानून हमें इनके साथ किसी भी किस्म का सलूक करने की पूरी इजाजत देता है। प्लीज आप इनसे कहें कि अपना जुर्म कबूल कर ले। हम इनको कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। वैसे आप बहुत मजहबी इंसान हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि आप लोग हमारे साथ देने के बजाय इनका साथ दे रहे हैं। आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ मैं कि आपकी बेगम तो बच वैसे भी नहीं सकती। इस केस में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है और सबूत इनके खिलाफ है, तो बेहतर होगा कि आप अपने पैर बीच में से निकाल लें। अगर आपको ये लगता है कि हम लोग रिश्वत खाकर आपकी बेगम को छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि ये केस आलम सुल्तान शाह ने करवाया है। आप खुद इतने बड़े वकील हैं जनाब, आप कम से कम गलत का साथ तो न दे। आपको खुद सबूतों और गुमाहों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए। बहरहाल आप मिल सकते हैं इनसे और इन्हें समझा भी दीजिए कि दोबारा एक ऑन ड्यूटी अफसर को रिश्वत देने की गलती हरगिज ना करें, वरना हर बार हम माफ नहीं करेंगे। पुलिस अफसर कांस्टेबल को इशारा करते हुए इनसे कहकर अपने काम में मसरूफ हो गया था, जबकि बरेरा की सरगत ने सफदर शाह को शर्मिंदा कर दिया था। वो खुद एक बेहद काबिल वकील थे। एक तो बरेरा के खिलाफ इतने सारे सबूत थे और दूसरी तरफ वो लोगों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। वो अपने खिलाफ केस को मजीद मजबूत कर रही थी, जो इसके केस को मजीद मुश्किल में डाल रहा था। ना तो किसी से बात करती, ना तो किसी से बात ना करूं, अपने हक में आवाज ना उठाऊं तो क्या करूं? यहाँ जेल में पड़ी रहूं? कैसे वकील हैं आप? इतने नहीं कर सकते मेरे लिए? फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं किया। रोहान के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब मैं बेगुनाह हूं तो आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं गुनहगार होती तो आप खुद मुझे फांसी पर चढ़ा देते। क्या फायदा है आपके इतने बड़े वकील होने का? क्या फायदा हुआ आपकी इतनी बड़ी डिग्री का, इतने सालों की मेहनत का, जब मुझे जेल से ही आजाद नहीं करवा सकते?
बस करो बरेरा, बदतमीजी करना बंद करो। बात करने से पहले होश किया करो, तुम किसके सामने बोल रही हो। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं तुम्हें छुड़वाने की, लेकिन तुम खुद अपने खिलाफ केस पर केस बनाई जा रही हो। तुम्हारी बैंक डिटेल आ चुकी है 15 करोड़ में। 15 करोड़ में तुमने कोई बिजनेस नहीं शुरू किया, बल्कि किसी लड़की को भेजे थे। और तुमने वो कौन से गुनाह के तहत भेजे थे, ये तुम खुद ही बताओगे। और वो तो पुलिस रिमांड रूम में तुमसे पूछेगी। बेहतर है कि पहले पहले अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना रिमांड रूम में तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। दूसरा केस आलम सुल्तान शाह ने तुम पर बनाया है, अपनी बीवी पर घटिया इल्जाम लगाने का। तुमने आलम सुल्तान शाह की बीवी पर यह इल्जाम लगाया कि रोहान के साथ इसके गलत तल्कात हैं। तुमने इस लड़की की गलत निशानदेही की, और अब तुम अपने केस को मजीद मजबूत करते हुए अफसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो, ये जानते हुए भी कि ये केस आलम सुल्तान शाह के हाथ में है। अगर तुम रोहान के कत्ल में शामिल नहीं हो तो मेरी 2 गुना तुम और कर चुकी हो। इनकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और ये केस 6 माह तक चलेगा। तब तक तो यहीं जेल में ही रहोगी, क्योंकि तुम्हारी जमानत को हर तरह से रद्द कर दिया गया है। और हम तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पर आए थे। अपनी गलतियों की वजह से तुम इस केस को बहुत मजबूत कर चुकी हो, और चाहे अब हम कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, तुम यहाँ से आजाद नहीं करवा सकते। और अब हमसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखो। ये सब कुछ करने के बाद में तुम हमसे अच्छी उम्मीद रख रही हो। मेरा तो यहाँ आने का दिल नहीं कर रहा था, तुम्हारी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ आया हूँ सिर्फ अपने बाप के लिए, जो बार बार तुम्हारी फिक्र में अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। इन्हें तो अभी पता ही नहीं तुम्हारे करतूतों का। समझ जाओ बरेरा, अगर तुमने रोहान के खिलाफ कुछ नहीं किया, दुनिया का कोई कानून तुम्हें सजा नहीं दिलवा सकता। लेकिन इस गुनाह को कबूल कर लो कि तुमने आलम सुल्तान शाह की बीवी की गलत निशानदेही की है। इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। वो जुनूनी इंसान हर हद पार कर सकता है। सफदर शाह तो कुछ भी ना बोले थे, लेकिन जिया ने कोई कमी ना छोड़ी थी। वो बरेरा को मजीद गलतियां करने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो इनकी इज्जत को जेल के अंदर रहकर उछाल रही थी। अगर वो गलत नहीं थी तो क्यों पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। आज गाँव की नदी पर आलम इससे मिलने वाला था। यकीनन आलम के पास जो सबूत थे वो इसे जरूर दिखाने वाला था। जबकि आज सुबह ही आलम ने इसे एक वॉइस नोट भेजा था, जिसमें बरेरा किसी लड़की को ये कह रही थी कि वो इसे पैसे भिजवा देगी, लेकिन वो रोहान को यूं ही बेवकूफ बनाती रहे, अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा कर रखे। और इसके बाद जिस तरह से जियार ने वादा किया था कि वो रोहान के लिए आलम का साथ देगा, तो इसे आलम का साथ देना ही था। जियार में नहीं रह सकती, समझने की कोशिश करें। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। प्लीज यार, मैं बीवी हूँ आपकी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हो गई मुझसे गलती, आइंदा नहीं करूंगी। ठीक है, आप अपनी बीवी के लिए नहीं, लेकिन हादिम की माँ होने के नाते तो मुझे आजाद करवाने की कोशिश कर ही सकते हैं ना। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो बुरी तरह से रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ रही थी। जेल के तहखाने में रहना कितना मुश्किल था, अब इसे एहसास हो चुका था। ये सब कुछ तो तुम्हें तब सोचना था जब तुमने किसी पाक दामन लड़की के दामन पर कीचड़ उछाला था। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय कोशिश के, और कोशिश भी मैं सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि तुम मेरे चाचा की बेटी हो। हादी की माँ तुम कभी बन ही नहीं पाई, और अपनी बीवी में तुम्हें मानता नहीं। वो इसके हाथ अपने कॉलर से नीचे करता बोला जब इसका फोन बजने लगा था। अस्सलाम वालेकुम लाली, हैरियत तो है ना? तुम इतने परेशान क्यों हो? वो चेहरा दूसरी तरफ फेरते परेशानी से बोला था। सफदर शाह इसकी परेशान होने पर इसकी तरफ देखने लगे। कोई ना कोई बात जरूर थी। तुम लोग इसे अस्पताल लेकर जाओ, मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ। वह सफदर शाह को इशारा करते हुए बोला, और फोन बंद करते हुए इसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। चाचू पास बेहोश हो गई है, मुझे अभी घर जाना है। वो परेशानी से कहता बाहर की जानिब भागा था, जबकि इसकी जल्दबाजी को देखते हुए बरेरा की आंखें जलने लगी। याद रखना अपना, हम कोशिश करेंगे। वो बरेरा के सर पर हाथ रखते बाहर निकल चुके थे। बरेरा को यह समझ में आ चुका था कि यह केस बहुत मजबूत है, वो आसानी से नहीं निकलने वाली। तमाम सबूत इसके खिलाफ हो चुके थे। जेल में रहना इसके लिए बेहद मुश्किल था। कोई इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसे खुद ही अपने लिए कोई कदम उठाना था। वो भागता दौड़ता घर आया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। आज तो सिकंदर शाह इसके कमरे में मौजूद थे। सबको नजरअंदाज करता वो पाजिब के पास आया था, जहाँ हदीस के साथ चिपका हुआ था। बाबा, मेरी बहन आने वाली है। इससे पहले कोई भी इसे कुछ कहता, बाबा मेरा भाई आने वाला है। इससे पहले कोई इसे कुछ बताता, हादी चहकता हुआ इसके सीने से लगा था। जबकि इस तरह से अचानक ऐलान करने पर पासेब शर्मिंदा हो गई थी। लाली सबका मुंह मीठा करवा रही थी। वो हादी के अंदाज पर खिलखिलाई। जियार ने एक नजर पासेब के शर्माए हुए रूप पर डाली। इसका दिल तो कह रहा था कि वो इसे बाहों में भरकर अपनी खुशी का खुलकर इजहार करे, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए तो हादी पर अपना तमाम तर प्यार लुटा रहा था। अपनी खुशी में इतना खुश था कि एहसास भी ना हुआ कब सिकंदर शाह ने इसके कंधे पर हाथ रखा, इसे एहसास और इसे अपने साथ लगा लिया। आज 7 साल के बाद इसने अपने बाप का लम्स महसूस किया था। मुबारक हो। मिठाई का टुकड़ा उठाते इसकी जानिब करते हुए बोले तो खुशी से जियार की आंखें छलक पड़ी। अगले ही लम्हे वो इनके सीने से लग चुका था। सफिया बेगम खुशी से रोने लगी। आज 7 साल के बाद सारे फासले मिट चुके थे। वो फासले जो बरेरा ने बनाए थे पाजेब की वजह से मिट गए थे। सफिया बेगम ने आगे बढ़ते हुए जियार की माथी चूमकर इसे मुबारकबाद दी थी। आज इनका बेटा खुद बाप बनने वाला था। दुनिया के सामने वो हादी का भी बाप था, लेकिन इस खुशी को वो खुद पहली दफा महसूस कर रहा था। बस साबित कर लिया ना, आप लोगों ने मुझे कचरे की टोकरी से उठाकर लाए हैं। इन तीनों को मोहब्बत
इन तीनों के मोहब्बत लुटाते मंजर पर लाली की दुहाई ने जियार और सिकंदर शाह को कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। अरे तुम तो मेरी शहजादी हो, मेरी जान हो। इसके गाल खींचते हुए इसके माथे पर लब रखता खुशी से बोला था। तो लाली का बना हुआ मुठ सिकंदर शाह के सीने से लगते ही बहाल हो गया था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हादी बार बार पासिब के गाल को चूमता खुशी से चहक रहा था। जब पासिब ने इसे अपने साथ लगाते हुए बहुत प्यार से इसके गाल पर बोसा दिया था। इससे पहले कि वो अपने गाल को हाथ लगाता, जियार ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए हादी के गाल पर बोसा दिया और साथ ही मुस्कुराकर पाजेब को आंख दबाई। ज़ेरियार की इस हरकत पर पहले तो इसने आंखें दिखाई, फिर नसें झुकाकर शर्मा दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लड़की, कहीं नहीं जा रही हो तुम। किसी निकाह में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहो। अब या तो तुम हॉस्टल जा सकती हो या घर पे। आगे पीछे हम तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दे सकते। पहले ही मुसीबतें सर पर मंडला रही हैं। पाकीज़ा बेगम बेहद गुस्से से बोली थी। वो सुबह से जिद कर रही थी कि अम्मी मुझे जाने दे, सुंदस की बहन का निकाह है। वो हरगिज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पाजिब की तरफ से मिली इतनी बड़ी खुशखबरी को वो अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। इसने सोचा था पाकीज़ा बेगम का मूड ठीक है, वो इसे जाने की इजाजत दे देंगी, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। दूसरी तरफ सुंदस से फोर्स कर रही थी। वो मुंह बनाकर उदासी से बैठी जब सफदर शाह ने कमरे में कदम रखा था। क्या हुआ है? हमारी शहजादी का मूड क्यों ऑफ है? वो इसे अपने सीने से लगाते हुए इसके खराब मूड की वजह पूछने लगे थे। आपकी शहजादी का दिमाग खराब हो गया है, किसी के निकाह में जाना चाहती है ये। पाकीज़ा बेगम बरी हुई थी, शुरू हो गई। हाँ तो इसमें गलत क्या है? वो भी सहेली की शादी में जाना चाहती है, जरूर जाए। एक शख्स के डर से हम अपनी बेटी को कैद तो नहीं कर सकते। पाकीज़ा बेगम जो ये सोच रही थी कि वो इस मामले में इसका साथ देंगे, इनके कहने पर इन्हें देखने लगी, जबकि स्नेहा खुशी से चहकती हुई इनके सीने से लग चुकी थी। मैं अभी सुंदस को गुड न्यूज से सुनाकर आती हूँ। वो बेहद खुशी से हंसती खेलती बाहर भाग गई थी। पाकीज़ा बेगम अरे अरे ही करती रह गई। क्या तुम सच कह रही हो स्नेहा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या सच में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी है? मुझे लगता है कि मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। सुंदर सच में बेहद खुश थी और इसकी खुशी को महसूस करते हुए स्नेहा भी चहक रही थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारी बहन के निकाह में। हम खूब मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। वो खुशी से अपनी प्लानिंग इसे बता रही थी, जबकि सुंदर तो बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब स्नेहा की कॉल खत्म और वो भागकर तुराब के पास जाए और इसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए। इसकी बेगम साहिबा इनकी हवेली में आने वाली है, लेकिन वो कॉल खत्म करने का नाम नहीं ले रही थी। वो इससे अपनी ही मनपसंद बातें किए जा रही थी। निकाह में किस तरह से एंजॉय करना है। वो पहली बार इसके साथ कोई फंक्शन अटेंड करने जा रही थी। इस वक्त वो पूछ रही थी कि इसके घर का माहौल कैसा है, इसके घर में कौन कौन है। इसका इरादा था कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसा ड्रेस पहनेंगी। वो तो इस निकाह को अटेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा परजोश थी। वो कितनी ही देर से बातें करती रही, इसे सब कुछ बताती रही। इसने सबके बारे में बताया था। दादा दादी, ताया ताई, छोटे ताया ताई, बड़े भाई, इसने की बेहद प्यारी सी बेगम, सबके बारे में इसे सच 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 बताया था। साथ में सबकी नेचर भी बताई थी। और फिर आखिर में तुराब, इसने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन फिर भी इसे तुराब के बारे में बहुत कुछ बताया था। बाकी सब कुछ जानकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन तुराब के बारे में जानने में इसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं था। इसे बस इजाजत मिल गई थी निकाह में जाने के लिए। इसे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। अगर अम्मी के बस में होता तो वो इसे कभी भी ना जाने देती। वो तो बाबा थे जो इस पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं करते थे। वो अपनी बेटी को बहादुर बनाना चाहते थे। वो अपनी बेटी को एक कामयाब वकील बनते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने रोहान के लिए ख्वाब सजाया था, लेकिन रोहान का इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी की मौज मस्ती में मगन रहने वाला इंसान था। मजीद थोड़ी देर बातें करने के बाद स्नेहा ने कॉल बंद कर दी। वो भागती हुई तुराब के कमरे में आई थी। आधा मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ, निकाले 5,000 रुपए, फिर बताती हूँ। वो इसके कमरे में दाखिल होते हुए चहकते हुए कहने लगी थी। अपनी खुशखबरी रखो अपने पास, मैं तुम्हें फूटी कोरी भी नहीं दूंगा। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई तुम्हारा एटीएम कार्ड हूँ, जब दिल करे पैसे निकलवाने आ जाओ। वैसे भी मुझे हॉस्टल स्नेहा के नाम पर तुमने बड़ा तंग किया है। अब मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। जब तुम्हारा दिल करता है उठकर पैसे मांगने लगती हो। तुम्हारे अब्बा तुम्हें खर्चा देते हैं, जाकर अपने अब्बा से मांगो। वैसे हरी झंडी दिखाते हुए बोला था। इत्तेफाक से आपके भी अब्बा हुजूर वही हैं जो मेरे हैं। आप ही एक नंबर की कंजूस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसके बाद आप 5 क्या मुझे 10,000 देने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। वो अपनी बात में वजन डालने के लिए बोली थी। तुम आसमान लाकर जमीन पर रख दो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ना ही मैं तुम्हें मुझसे एक भी फूटी कोरी मिलेगी। चलो अब रास्ता नापो अपना। वो अपनी खुशखबरी किसी लिफाफे में पैक करके अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुननी। वो इसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला था। एक बार फिर से सोच लें तुराब हैदर शाह, आपकी सोच से ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। एक और नाकाम सी कोशिश करने लगी इसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। अब थप्पड़ खाओगे मेरे हाथ का, निकलो यहाँ से और यूं मुंह उठाकर मेरे कमरे में ना आ जाया करो। पहले दरवाजे पर नॉक किया करो। अगर मैं तुमसे बात करने में इजी हूँ तो आ जाया करो, वरना वहीं से दफा हो जाओ। वो इसे घूरते हुए बोला। तो सुंदर ने भी इसे घूर कर देखा था। तुराब हर किसी को बहुत आसानी से गुस्सा दिखा सकता था। अपनी बात मुकम्मल करके इसे परवाह ही नहीं होती थी कि सामने वाला इसका
इसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन जब से सुंदर से इसकी थोड़ी सी अटैचमेंट हुई थी, इसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी, बल्कि वो इसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था। और इसमें भी ज़्यादा अमल दखल सुंदर का ही था। वो खुलकर बात भी नहीं करता था, लेकिन सुंदर हर बात इसके सामने रख देती थी। और जब से हॉस्टल गई थी, स्नेहा के साथ इसकी दोस्ती हुई थी, वो गैर महसूस अंदाज में इसके बेहद करीब आ चुकी थी। सुंदर के साथ बातें करना, इसे तंग करना न जाने क्यों उसे अच्छा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता इस पर यह बात जाहिर हो गई थी कि सुंदर सनम और उसकी मां नरगिस में जमीन आसमान का फर्क था। वो सुंदर को अपनी हर बात बिना हिचकिचाए कह देता था और इसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती थी, क्योंकि वो जानती थी इसे रिश्ते निभाने की आदत नहीं है। रिश्ते को किस तरह से रखा जाता है इसे आता ही नहीं है। इसने खुद ही अपने हर रिश्ते को खुद से दूर करके रखा हुआ था। इसे किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले तो सुंदर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसने कभी महसूस भी न किया था कि इनका एक भाई भी है, और ना जाने क्या वजह थी कि वो अपनी ही जात तक महदूद है। वो क्यों खुद तक महदूद रहता है, किसी से बात नहीं करता। सुंदर नहीं जानती थी, ना ही इसने जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिश्ता निभाने वाली लड़की थी। अपने इकलौते भाई को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। बेशक वो सतेला ही था, इसलिए बेशक वो सतेला ही क्यों ना हो, इसीलिए वो तुराब के बारे में जानने लगी थी, इसे समझने लगी थी। और तुराब भी अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। सुंदर का दिल करता था कि वो अपने भाई से बातें करे, इसके पास जाए, लेकिन इसका सख्त रवैया देखकर इसमें कभी हिम्मत ही ना हुई वो इसके पास जा सके। फिर इत्तेफाक से वो यूनी में एडमिशन ले चुकी थी, जहाँ स्नेहा पढ़ती थी। वो दोनों एक ही क्लास में थी। इसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्नेहा से इसका इतना गहरा रिश्ता है। वो तो इसे एक बार हैदर साहब को इससे बात करते हुए सुन लिया था कि वो पाकिस्तान की बेटी से किसी किस्म का कोई तलक नहीं रखना चाहते, और वो तलाक चाहते हैं, जिस पर तुराब भड़क उठा था। एक लड़की के लिए अपने भाई को इस तरह से तड़पते लड़ते देखकर वो समझ चुकी थी कि वो इसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। इसने दादी से जाकर सब कुछ पूछा कि स्नेहा कौन है। तो उन्होंने बताया कि वो इस खानदान की पोती है, और वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए। और इसका सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता तुराब से है। तुराब की मनकूहा है। वो अपने भाई को किसी के लिए यूं मचलते देखकर इसने अपना फैसला कर लिया था कि वो अपने भाई की वाहिद खुशी को इसे दूर नहीं होने देगी। इसे स्नेहा की पहचान नहीं थी, लेकिन अपनी क्लास में पढ़ती ये लड़की इसे बेहद पसंद थी। पहले इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन इसने मोबाइल में से जोड़ी स्नेहा की तस्वीर भी देख ली, और फिर इसने स्नेहा से मजीद अपनी दोस्ती बढ़ाई। इससे स्नेहा अपने भाई के लिए हर लिहाज से परफेक्ट लगी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्नेहा की बदौलत वो अपने भाई के करीब होती जा रही थी। और इसे जो बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी वो ये थी कि तुराब इस घर में वो वाहिद शख्स था जो उसे सुंदर कहकर पुकारता था। सुंदर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे की जानिब जा रही थी, जबकि तुराब इसे नजरअंदाज करता अपने काम में मसरूफ हो गया था। मैं आखिरी मौका दे रही हूँ तुराब हैदर शाह, पूछ लीजिए मुझसे वरना पछताएंगे। दरवाजे पर खड़ी होकर धमकी देने लगी। तुराब ने कप उठाकर इसे मारने का इशारा किया था, तो वो मुंह बना गई, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर पलटकर इसने अपना काम कर दिखाया था। मुझे वैसे कोई शौक नहीं आपको कुछ भी बताने का, और ना ही ये खुशखबरी कैश करने का। मैं 5,000 रुपए आपसे आपकी बेगम की खिदमत के लिए ही मांग रही थी। जाहिर सी बात है, अब अगर वो निकाह में आएगी तो इसे किसी भी चीज को दिल कर सकता है, कुछ खाने पीने का। और वो गोलगप्पों की शौकीन है, दही बल्ले भी इसे अच्छे लगते हैं। मासूम सी बच्ची है, किसी भी चीज पे दिल आ सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको नखरे दिखाने हैं, तो दिखाते रहे भाई, हमें भी क्या। अब कोई हमारे पीछे अब कोई हमारे पीछे ना आए कुछ भी पूछने के लिए। वो बिना मुड़कर देखे बाहर की जानिब दौड़ लगा चुकी थी, जबकि तुराब की बातों पर गौर करता इसके पीछे तकरीबन भागने वाले अंदाज में आया था। सुंदर मुझे पूरी बात बताओ। वह इसके पीछे पीछे आता बोल रहा था, जबकि वो पूरे घर में भाग दौड़ कर रही थी। क्यों, आपको मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाले थे? अब क्यों बताऊं आपको? वो भी मुकम्मल नखरा दिखाती सोफे के आगे पीछे घूम रही थी, जबकि वो भी इसके पीछे पीछे पूरे हाल के चक्कर काट रहा था। सुंदर देखो, इस तरह से तंग मत करो मुझे, वरना मुझे आपकी वरना से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी वरना से आपका काम बिगड़ सकता है। वो धमकी दे रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए ना? वो अपना वॉलेट निकालते हुए बोला था। 20,000 भी चलेंगे, वो भरपूर नखरे दिखाते हुए बोली। तो आपने इसे घूर कर देखा था। अच्छा ठीक है, आपका कार्ड भी चलेगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं करूंगी। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आधा दुनिया से बेजार परेशान नहीं हूँ। वो शरारत से कहती एक बार फिर से भागने लगी थी। दादा जान के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। तो आपको इस तरह से सुंदर के पीछे लगे देखकर वो बेहद खुशी से इन बच्चों की जैसी हरकतें देख रहे थे, जबकि ये शोर सुनकर दादी भी बाहर आ गई थी। नरगिस अपनी बेटी की इन हरकतों पर पहले परेशान हो गई। इनको लगा था कि यकीनन अब तुराब इन्हें जलील करेगा। अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं, बदतमीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ था। वो तो अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। इससे अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए तो आपको हिम्मत हारनी ही पड़ी थी। इसने अपने वॉलेट से कार्ड निकालकर इसकी जानिब फेंका था, जिस पर सुंदर सोफे पर बैठी टांग पर टांग रखे बड़े स्टाइल से बोली थी, हम जमीन पर पड़े पैसे नहीं उठाते। जिस पर तुराब ने इसे
इसे फिर से घूरा था। इससे पहले कि तुराब काट वापस उठाता, वो जमीन से उठाकर बोली, कभी कभी उठा भी लेते हैं। और फिर से भाग गई थी। रुक जाओ मेसनी बंदरी, पहले पूरी बात बताकर जाओ। वो इसके पीछे ही बाहर आया था। ठीक है, आप पहले मुझे झूला झुलाए, फिर बताऊंगी। वो उसे देखकर फरमाइश करने लगी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वो अब इसे घूरते हुए बोला था, मैं जो करती हूँ वो ज्यादा ही होता है, और अभी मैं झूला झूलने का दिल कर रहा है। तो अगर आपने मुझे झूला झुलाए और अगर आप मुझे झूला झूल और आप मुझे झूला झुलाए, वरना आप 2 घंटे के बाद आ जाइएगा, फिर बताऊंगी। वो इसे देखती हुई दांत दिखाकर बोली थी, तुम्हारी बत्ती सी पूरी की पूरी तोड़ कर रख दूंगा। वो इसके पीछे आते हुए बोला तो सुंदर खुशी खुशी झूले पर चढ़ चुकी थी। वो अब भी इसे नखरे उठा वो अब वो इससे खूब नखरे उठवा रही थी। आज तो सबको हैरत के झटके लग रहे थे। तुराब और सुंदस में इतनी दोस्ती ये कोई आम बात तो हरगिज ना थी। वो तो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता था, और कहाँ वो उसके नखरे उठा रहा था। 2 घंटे खूब हलचल करने के बाद आखिर इसको तुराब पर तरस आ ही गया था। इसकी आंख खुली तो आलम शीशे के सामने खरा बाल बना रहा था। वो बेड पर कैसे आई इसे अंदाजा नहीं था, यकीनन वही उठाकर लाया था। गुड मॉर्निंग जान, तैयार रहना, आज दोपहर में शॉपिंग पर चलना है। आज ऑफिस में बहुत काम है, थोड़ा वक्त निकाल कर आऊंगा, फिर चलेंगे। सनम का निकाह है जुम्मे का, और सिर्फ 2 ही दिन रहते हैं, तो तुम भी तैयारी कर लेना। वो इसके करीब आता, इसका माथा चुमटा अपने कोट के बटन बंद करने लगा था। आज के बाद तुम मुझे सूफे पर ना मिलो। मसला मुझसे है, अपनी नींद से क्या दुश्मनी है तुम्हें? तुम मुझ पर किसी किस्म का तरस नहीं खाना चाहती, जानता हूँ, लेकिन खुद पर तरस खाओ। मुझे सजा देने के लिए खुद को सजा मत दो। वो बेहद नरमी से समझा रहा था, जबकि वो इसे नजरअंदाज करती उठकर वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। इसका यूं नजरअंदाज करना आलम को बुरा ना लगा था। वो हक पर थी। यकीनन यहाँ कोई और होता तो अब तक इसकी हरकत पर आलम सुल्तान शाह के सामने अपनी नाक रगड़ रहा होता, लेकिन यहाँ कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इसकी मोहब्बत थी, इसकी चाहत, इसका जुनून, इसका सब कुछ थी। वो कब से बैठी इन दोनों की बहस सुन रही थी। हादी का कहना था कि मेरा भाई आएगा, वहीं ज़ियार का कहना था कि मुझे बेटी चाहिए। ज़ियार हादी के साथ बच्चा बना हुआ था। पासिब जहाँ ये सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी, वहीं इसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी और लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने जैसे बसेरा कर लिया था। कितने खूबसूरत लम्हात थे ये इसकी जिंदगी के। इसे याद नहीं पड़ता था कि इतनी खुशी से और कभी हुई थी। अबे तू सोता क्यों नहीं है? बस अब सो जा। वो जोर से पकड़कर इसे अपने बाहों में बेचता जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हादी के लिए आगे से नामुमकिन था। इसने शर्त लगा रखी थी, या तो ज़ियार पहले सोएगा या फिर वो पहले सोएगा। और आज तो शाम से ही वो पाजिब के साथ चिपका हुआ था। एक लम्हे के लिए भी इसे ना छोड़ा था। यहाँ तक कि आज तो वॉशरूम जाने के लिए भी वो पाजिब को अपने साथ लेकर गया था कि कहीं वो बाबा की सुनकर भाई की जगह बहन ना लेकर आ जाए। पासिब तो इसे आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही थी कि अल्लाह ने जो देना होगा वही देगा। वो दोनों ही सिर्फ तुम्हारे होंगे, चाहे बहन हो या भाई हो। लेकिन हादी का कहना था कि बहन हो तो इसे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे अपना क्रिकेट पार्टनर चाहिए। जबकि हादी ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि जबकि ज़ियार ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि इसे बेटी चाहिए जिसका नाम वो प्यार रखेगा। प्यार यानी कि पासिब के शुरू से लेकर ज़ियार के आखिर तक वो इसकी मोहब्बत की निशानी, इनके प्यार का पहला तोहफा। लेकिन मासूम से हादी को कहाँ ये सारी बातें समझ आनी थी। वो तो बस यही सोचकर खुश हो रहा था कि इसे इसका क्रिकेट पार्टनर मिलने वाला है। लेकिन अगर ज़ियार की जिद जारी रही तो इसके भाई की जगह बहन भी ला सकती है। जबकि लाली इसके पास बैठी हुई थी, तभी इसने कहा था कि अपनी बहन से बोलो कि तुम्हारे लिए भाई लेकर आए। लेकिन हादी का जवाब ऐसा था कि लाली और पासिब दोनों को चुप लग गई थी। इसने डरले से कह दिया था कि फुप्पो का बेटा नहीं बेटी होगी, और वो सिर्फ मेरी होगी। पासिब तो इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई थी, लेकिन लाली ने इसे अपने गले से लगाते हुए आमीन सुम्मा आमीन कहा था। लेकिन पासिब ने इसे टोक दिया था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को इनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को किसी के साथ पाबंद कर देना कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज से इसे स्नेहा को देखकर अंदाजा होता था। लेकिन लाली का कहना था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं होगा, पहले बेटी को तो आने दो। जब पासिब की तरफ से खुशखबरी मिली थी, रोज हर कोई लाली से भी उम्मीद लगाकर बैठा था, जिसकी वजह से वो भी बौखलाई सारा घर में घूम रही थी। लेकिन अचानक अल्लाह ने इसके नसीब में क्या लिखा था। इसका हाथ बहुत खुला था। वो जिस चीज की जानिब देखती वो फौरन इसके लिए ले लेता। अगर वो इसके लिए कुछ पसंद करता तो आगे से कोई जवाब न पाकर वो इसके लिए खरीद लेता, जिस पर दानेनी से मुकम्मल नजरअंदाज करती। हाँ, वो दोनों ज्वेलरी की शॉप पर थे, जबकि सनम और अनम दोनों ही मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। अनम को ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि दानेन बेगुनाह है, और आलम की मोहब्बत भी सब घर वालों के सामने थी। घर में घर में हर कोई दानेन को सर आंखों पर बिठा रहा था। सब बातों ही बातों में इसे समझाते कि शोहर के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन दानेन को परवाह न थी। वो अपनी जिद पर कायम थी कि इसे आलम से तलाक लेनी है, और 1 माह के बाद आलम से जुड़ा हर रिश्ता वो खत्म करने वाली है, जिसको लेकर घर में सभी परेशान थे। लेकिन आलम को तो जैसे इस बात की परवाह ही ना थी। इसका रोब जमाना, हुक्म चलाना अब भी वहीं पर था। नहीं ये भी नहीं, अनटच दिखाओ, जिस पर अभी तक किसी की नजर भी ना पड़ी हो। वो शॉपकीपर को हुक्म देता सामने देखे तमाम ज्वेलरी सेट को रिजेक्ट कर चुका था। सर, ये आज ही 3 नए डिजाइन आए हैं और अभी तक हमने ये किसी कस्टमर को नहीं दिखाए। वो 3 बेहद खूबसूरत डिजाइन सामने करते हुए बोला था, जिसमें 2 काफी भारी सेट थे, लेकिन एक बेहद नफीस हल्का नाजुक सा था।
दानियल को तीसरा पसंद आया था, लेकिन आलम पहले ही शॉपकीपर से फ्राई सेट की डिमांड कर चुका था और इसने तीसरा छोड़ कर बाकी दोनों पैक करवा लिए, जिसमें से एक इसे निकाह वाले दिन जबकि दूसरा सनम की शादी के किसी और फंक्शन में पहनना था। वो बिना कुछ पुलिस के साथ आ गई थी। इसने दानियल के लिए कोई ड्रेस ना खरीदा था क्योंकि इस मामले में भी वो अपने असूल पर बरकरार था। वो ना वो खुद किसी के टच किए हुए कपड़े पहनता था और ना ही दानियल को पहनने दे सकता था। शॉप से बाहर निकलकर इसने अनम को फोन करके कहा था कि वो दानियल के साथ लंच करने पास के होटल में जा रहा है। वो लोग आराम से शॉपिंग करके इसे कॉल कर सकते हैं। फोन बंद करने के बाद वो इसका हाथ हमें होटल में आ गया था। दानियल ने मजाहमत की तो इसे कुछ कहा, बस खामोशी से इसके साथ आ गई थी। वो इसका हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती। बाकी इसकी बातों का दानियल के पास कोई जवाब ना होता। इस खूबसूरती से नजरअंदाज करना आलम को बुरा नहीं लगा था। वो इसके सीने पर सर रखे अपनी उंगली से इसके सीने पर कुछ लिखने में मसरूफ थी, जबकि ज़ियार इसकी हरकतें नोट करता मुस्कुराई जा रहा था। ज़ियार, बरेरा बेगम का क्या हुआ? वो जेल से कब छूटेंगी? जब सब कुछ ठीक होगा ना? इन पर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, पाजिब इस पर लगा कोई इल्जाम बेबुनियाद नहीं है। वो इसकी बात काटते हुए बोला था। क्या मतलब? वो कुछ समझी नहीं। वो इसे देखकर पूछने लगी थी। मतलब साफ है, बरेरा पर लगने वाले इल्जामात में से कुछ भी झूठ नहीं है। जो कुछ बरेरा के बारे में बताया जा रहा है सब कुछ सही है। इसने ऑन ड्यूटी अफसर को रिश्वत देने की कोशिश की है। एक और केस बन चुका है इस पर। दूसरा, इसने किसी लड़की की जात पर इल्जाम लगाकर इसके सारे जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो लड़की आलम सुल्तान शाह की बीवी है, जिसमें उठने वाली हर उंगली को वो जड़ से उखाड़ देगा। और बाकी जहां तक रूहान की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ झूठ होगा। बरेरा अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे लग रहा है मुमकिन है बरेरा का इन सबसे तल्लुक हो। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। और बाकी जहां तक रूहान की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ झूठ होगा। बरेरा अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे लग रहा है मुमकिन है बरेरा का इन सबसे तल्लुक हो। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था, जबकि फाजिल के लिए इन सब बातों पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। इसकी नजर में बरेरा एक बहुत अच्छी औरत थी। अपने साथ इसके बुरे रवैये को वो ज़ियार की मोहब्बत अपने साथ इस बुरे रवैये को वो ज़ियार की मोहब्बत का नाम दे चुकी थी। ज़ियार का इसे नजरअंदाज करना शायद पाजेब से इसकी नफरत की वजह था और इस मामले में तो पाजेब को भी लगता था कि ज़ियार इसके साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। लेकिन अब जो ज़ियार कर रहा था वो भी तो गलत था। वो इस पर लगे इल्जामात को झुटलाने के बजाय ये कह रहा था कि वो जो भी है सब सच है। ज़ियार, बरेरा बेगम कभी किसी के कत्ल की साजिश नहीं कर सकती। क्या हो गया है आपको? आपको अपनी बीवी पर इतना यकीन तो होना चाहिए। आपको इनकी नीयत में खोट नजर आती है। वो एक बेहद अच्छी औरत है। वो बरेरा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता था? पाजेब को इसकी सोच पर हैरत के साथ साथ सदमा भी हुआ था। अच्छा, कितनी अच्छी है? जरा बताओ मुझे, कितनी अच्छी है वो? फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कितनी अच्छी है। वो उठकर बैठता हुआ इसे घूरते हुए पूछने लगा था। वो इतनी अच्छी है कि मुझे इस घर में लेकर आई, वो भी अपनी सौतन बनाकर। कौन औरत अपने शोहर को दूसरी औरत के साथ बांधती है? कौन सी औरत एक बदनाम लड़की को अपनी सौतन बनाकर इसे आला मकाम दिलवाती है? बरेरा बेगम, बस बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा इसकी अच्छाइयां बयान ना करो कि हकीकत जानने के बाद तुम्हें अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हो। वो इसके बात काटते हुए बोला था। मतलब क्या है आपकी इस बात का ज़ियार? बरेरा बेगम मुसीबत में है, इन्हें आपकी जरूरत है और आप इस वक्त यहाँ मुझे इनके खिलाफ भड़का रहे हैं। इसे सच में ज़ियार का ये अंदाज बुरा लगा था। बस मैं कुछ नहीं कर रहा जान, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें गलतफहमी है। वो औरत जिसके एहसानों तले तुम डूबी हुई हो, इसके एहसानों के बोझ में तुम खुद को बेहद कमतर महसूस करती हो, इसकी हकीकत मैं तुम्हें बताता हूँ। बरेरा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तुम पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि बरेरा ही थी। और इसकी वजह यह थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था और यही बात मैंने बरेरा को बताई थी। इसके बाद इसने ये प्लानिंग की कि वो तुम्हें बदनाम कर देगी और तुम जिंदगी से पतंग आकर खुदकुशी करके मर जाओगी। इसका रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन मैंने इसका खेल खराब कर दिया। गलत टाइम पर तुम्हारे घर जाने का प्लान बना के मैंने घर आते ही से कहा था कि हमें अभी तुम्हारे घर जाना है तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी और वहीं पर खड़े खड़े मोहतरमा ने ये प्लान बना लिया कि वो तुम पर एहसान करके तुम्हें अपनी सौतन बनाकर इस घर में लेकर आएंगी, जिसके बाद तुम हमेशा से इससे दब कर रहोगी, हमेशा अपने एहसानों के बोझ तले महसूस करोगी। और ऐसा ही हो रहा है। वो औरत अपना काम करके जा चुकी है। अब तुम ये सोच रही हो कि वो कोई बहुत नेक परवीन है जिसने तुम पर उठने वाली हर उंगली को तुम्हें अपनी सौतन बनाकर जवाब दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इसने तुम पर कोई एहसान नहीं किया पाजेब। मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें बदनाम किया गया। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और तुम्हें जो लगता है कि बरेरा ये सब कुछ नहीं कर सकती या रूहान के कत्ल में इसका हाथ नहीं होगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। थोड़ी देर पहले सुल्तान शाह से मिलकर आया हूँ। इसने मुझे बहुत सारी ऐसी वॉइस सुनाई है जिसमें बरेरा ये कह रही थी कि दानी रूहान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर रखो। मैं ये नहीं कहता कि वो रूहान को मरवाना चाहती थी, लेकिन वो रूहान को घर वालों से बगावत पर मजबूर कर रही थी। यहाँ तक कि लाली की शादी वाले दिन रूहान अपनी तमाम तर हदूद नजरअंदाज करके पाकिज़ा चाची की जात पर उंगली उठाकर गया था। बरेरा इतनी गिरी हुई औरत है कि इसने रूहान के जहन में अपनी माँ के खिलाफ ऐसा गंद भर दिया कि वो अपनी माँ के सामने खड़ा होकर सवाल कर रहा था। इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे अपने बाप से तलाक लेने की वजह पूछ रहा था। वो इसे देखते हुए बोला तो पाजेब को इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। देखो पाजेब, अभी इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे की सेहत पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। बरेरा को मैं संभाल लूंगा। इसने रूहान के कत्ल की प्लानिंग की नहीं की, लेकिन रूहान को
गलत रास्ते पर लाने वाली वही थी और इस चीज़ की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। बाकी आलम सुल्तान शाह इसे पर अपनी बीवी की पाक दामनी पर गंदा इल्ज़ाम लगाने पर केस बना चुका है और इसको इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं है। आज सुबह ही आलम ने ये कहा था कि वो बरेरा इससे मिलने आई थी और इसने एक तस्वीर दिखाकर कहा था कि रोहान जिस लड़की दानी से मोहब्बत करता है वो लड़की की तस्वीर है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके मोबाइल में दानी नाम से 2 नंबर सेव थे। एक नंबर बंद था और दूसरे नंबर वाली लड़की को आलम सुल्तान शाह ने रोहान के कत्ल की सजा देने के लिए अपने निकाह में ले लिया था। जाने कौन थी वो मासूम लड़की जिसने 4 महीने एक लम्हा अज़ियत से गुजारा है। आलम का कहना है कि वो अपनी बीवी को बेहद चाहता है और इसके साथ बहुत ज़्यादतियां कर चुका है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बरेरा है और अब वो बरेरा को इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा और अपनी बीवी को इंसाफ दिलाएगा और वो ऐसा ही कर रहा है। वो इसीलिए अब वो इस केस को किसी भी तरह बंद नहीं होने दे रहा और न ही बरेरा को आज़ादी मिल सकती है। वो इसी तफसील से बताता अब इसके चेहरे को देख रहा था जहां अब बेयकीनी थी। ज़ियार दानी नाम की एक लड़की हमारे अस्पताल में भी मिली थी। हमारे डका के बाद कुछ रोज बाद बरेरा बेगम मुझे अस्पताल लेकर गई थी। वहाँ एक लड़की का पर्स गुम हो गया था जिसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। बरेरा बेगम ने इसे पैसे दिए थे। इस लड़की का नाम भी दानी था। मुझे याद है वो लड़की बहुत प्यारी थी। इसकी चाचू की शायद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत बीमार थे। बरेरा बेगम ने इसकी मदद की थी, इसे वहीं पर पैसे दिए थे और उस लड़की ने कहा था कि वो पैसे वापस करेगी। इसलिए बरेरा बेगम ने इसका नंबर अपने मोबाइल में दानी के नाम पर सेव किया था। इसे जो याद था वो सब कुछ बता चुकी थी। इसे तकलीफ हुई थी ये जानकर कि इस पर गंदा इल्ज़ाम लगाने वाली बरेरा थी, मगर ये भी हकीकत थी कि कोई भी औरत अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ज़ियार को इससे मोहब्बत हो गई थी तो इसमें बरेरा का कोई कसूर नहीं था। वो 7 साल से इसके साथ रिश्ता निभा रही थी, एक प्यारा सा बच्चा भी दे चुकी थी। इसके बाद तो बेवफाई ज़ियार की जन्म से हुई थी। वो एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी अपने शौहर पर किसी और का कब्जा, लेकिन बरेरा बेगम 6 महीने से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। हो सकता है ये लड़की वही हो। मैं आलम को इसके बारे में बताऊंगा, हो सकता है इसके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, मेरे पास आओ। वो अपने दिमाग से सारी टेंशन निकाल दो। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मेरे और हमारी बेटी के बारे में सोचो। वो आहिस्ता से शानों से थाम कर एक बार फिर से अपने सीने से लगा चुका था। जरूरी थोड़ी है कि बेटी ही हो, मेरे हादी का क्रिकेट पार्टनर भी तो आ सकता है। इसके सीने से थोड़ी लगाए। इसका चेहरा देखते हुए बोलते ज़ियार ने नाम में सर हिलाया था। हादी का क्रिकेट पार्टनर बाद में, पहले तो मुझे मेरी प्यार चाहिए, हमारे प्यार की पहली निशानी। वो बेहद मोहब्बत से इसका माथा चूमकर मुस्कुराकर बोला था। और अगर हम पहले हादी का क्रिकेट पार्टनर आ गया तो फिर क्या नाम रखेंगे? कि बेटी का नाम तो आपने हम दोनों का जोड़कर रख दिया, लेकिन बेटे का क्या नाम रखेंगे? हमारे बेटे के लिए भी तो प्यारा सा नाम सोचे। कहा ना अभी नहीं, इसकी तैयारी हम अगले साल कर लेंगे। अभी सिर्फ प्यार को सोचो, मेरी नन्ही सी प्यार जिसे मैं बेहद प्यार करूंगा। मेरे घर आती है वो मेरी टांगों से लिपट जाएगी। अगर मैं घर पर हूँ तो मुझे फोन कर, घर पर ना हूँ तो मुझे फोन करके तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें सुनाए और भी जब तुम इसे डांटो तो मैं इसकी शाही शिकायत सुनकर इसका इंतकाम लूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटो अपनी बेटी के सामने, फिर वो मेरे और भी ज़्यादा करीब हो जाएगी। कितने खूबसूरत दिन होंगे। वो नरमी से अपने बेहद करीब की अपने ही ख्यालों में गुम था। आप मुझे डांटा करोगे? पास जो मजे से इसकी बातें सुन रही थी, इसके डांटने वाली बात पर मुंह बना गई थी। हाँ तो तुम मेरी बेटी को कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूंगा। अगर तुम मेरी बेटी को डांटोगी तो मैं भी ज्यादा डांटूंगा और अगर बेटी मुझे तुम्हारे बाल खींचने के लिए कहे तो मैं इसे भी इनकार नहीं करूंगा। ज़ियार इसके चेहरे पर आए बालों की लिट को खींचते हुए बोला तो पास से मुंह बनाती से दूर हो गई थी। जय फिर मुझे कोई बात नहीं करनी। प्यार नहीं आने वाली, मेरी हादी का क्रिकेट पार्टनर आएगा और हम तीनों मिलकर आपको तिकनी का नाचने चाहेंगे। वैसे घुटते हुए बोली जबकि ज़ियार इसके दूर होने पर मजीद इसके करीब हो गया था। वो इसे खींचकर अपने करीब करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो इसके मामले में बेहद पॉजिटिव हो गया था। वो छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था। शायद वो पहले भी इन हालात से गुजर चुका था, इसलिए 7 साल पहले इसने बरेरा की प्रेगनेंसी को भी इसी तरह से एंजॉय किया होगा। वो आहिस्ता से इसके चेहरे को नुकुश को अपनी उंगली में के पोरों से छूता इसे देख रहा था। फिर अचानक याद आने पर बोला, हाँ मुझे याद आया, परसों जाहिद का निकाह है, मुकम्मल तैयारी करके रखना। हम दोनों जा रहे हैं। जाना तो हम सब ने था, लेकिन बड़ी हवेली वालों से हमारे तल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं और तुम जाएंगे। जाहिद का कहना है कि अगर मैं इसे निकाह के गाहों में शामिल ना हुआ तो निकाह नामे पर साइन नहीं करेगा। बेगैरत आदमी ने बहुत ब्लैकमेल किया है मुझे, जबकि ये शेर चाकर भी निकाह में शामिल नहीं हो सकेगा क्योंकि इसे परसों किसी बहुत जरूरी काम के लिए जाना है और बड़ी हवेली वो जाना भी नहीं चाहता। ठीक है मैं तैयारी कर लूंगी, बल्कि ऐसा करती हूँ अभी ही तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि दिन में तो अम्मी कुछ करने नहीं देती। वो इसके करीब से उठ नहीं लगी थी जब ज़ियार ने इसके गिर अपनी बाहों का हिस्सा तंग करते हुए से इसकी राह फरार बंद की थी। मैंने जाने की इजाजत दी नहीं ना, फिर किससे पूछकर भागने की तैयारी कर रही हो? कल जब वक्त मिलेगा कर लेना, ये मेरा वक्त है और इसमें एक सेकंड भी मैं किसी फालतू चीज को नहीं देने दूंगा। वह इसके गिर अपना हिस्सा तंग करता इसके लबों पर झुकाता। इसके हाथ ज़ियार की मजबूत हाथों में कैद हो चुके थे, जबकि इसकी शर्मीली सी मुस्कुराहट पर इसके गिद्ध हिसार बंधा हिसार तंग से तंग तर होता जा रहा था।